तो हेलो मेरे भाइयों बहनों फ्रेंड्स। मैं सिद्धार्थ पांडे आपका स्वागत करता हूं सिद्धार्थ एजुकेशन में। सामाजिक विज्ञान एसएसटी चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर है क्लास 10th एग्जाम 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेके 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर तक के प्रश्न को हम खत्म करेंगे। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज चैनल नहीं है, यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब सामाजिक विज्ञान की क्लास है, तो बने रहिएगा तब पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर, क्या है चैप्टर, व्हाट इज द चैप्टर? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय दिख नहीं रहा है, हट जाते हैं, देख लीजिए, देख लिए। अब यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है, पहले हम इसके बारे में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्या? एक फ्लो चार्ट, जिसमें कि हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तय करेंगे कि कितने टॉपिक्स हैं इसमें, कितने टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं, कितने टॉपिक से जुड़े प्रश्न इसमें आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। ओके, तो क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बनाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या इसका फ्लो चार्ट का टॉपिक क्या है? यहाँ पर जितने एसएसटी के चैप्टर समझाए जाएंगे, सामाजिक विज्ञान पूरे सिलेबस के चैप्टर समझाए जाएंगे, सबके फ्लो चार्ट आपको बताएंगे। फ्लो चार्ट क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कब से कब तक था? 1789। जो डैश का चिन्ह होता है इसे हम से समझते हैं, से को हम इस डैश के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं 1914 तक। कब तक? 1789 से 1914 तक है। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहला हम डंडी एक ले आते हैं, इधर हटेगा नहीं, तो अगर आ जाएगा इसमें तो और बड़ा करेंगे, नहीं तो ठीक है। अब यहाँ पर हम पहला चार्ट क्या लेते हैं? एक पहला सा प्यारा सा चार्ट लेते हैं। इटली, इटली का एकीकरण। दिख रहा है ना सही? हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्यों? हाँ भाई, सब सही सलामत। इटली का एकीकरण 18 कब से कब तक? 1859 से 1870 तक। 1859 से 1870 तक। अब इसके अंतर्गत देखिएगा, इसके अंतर्गत देखिएगा, देखिए एकीकरण, देखिए छोटी सी डिफिनेशन है, सिंपल सी। देखिए यहां से लिखते हैं, एकीकरण, एकीकरण के एकीकरण के पहले इटली 7 राज्यों में विभाजित था। एकीकरण के पहले इटली 7 राज्यों में विभाजित था। किसमें? 7 राज्यों में। किसमें? 7 राज्यों में जो था वो क्या था? विभाजित था। छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और बढ़िया सा प्रश्न बन सकता है। ये आपको 2 नंबर प्रश्न के लिए भी काम करेगा अगर पूछा जाएगा तो कितने, इसे आप नोट कर लीजिए पहले कि एकीकरण से पहले इटली 7 राज्यों में विभाजित था। उससे पहले हम आपको समझाएंगे एकीकरण का मतलब क्या होता है। ओके, हो गया? तो देखिए एकीकरण का मतलब, एकीकरण
SST, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? SST। अब हम एकीकरण को जरा मैथ में ट्रांसफर करते हैं। किसमें? मैथ में, मतलब सामाजिक विज्ञान से गणित में आ गए। क्यों? एकीकरण देखिए 7 राज्य, जैसे देखिएगा सिंपल से हम समझेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लकड़ी हैं जो कि इधर उधर कहीं बिखरी हुई हैं, समझिए, इधर उधर बिखरी हुई हैं। सारी लकड़ियों को उठाकर हमने एक जगह, एक स्थिर जगह, एक कट्ठा, एकीकरण का दूसरा नाम समझिए इकट्ठा होता है, उसका हमने एकीकरण कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया, मतलब एकीकरण कर दिया। एकीकरण का मतलब यही होता है कि किसी भी अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना, इकट्ठा ही एकीकरण का दूसरा रूप है। जो एकीकरण के पहले जो था ना, वो इटली जो 7 राज्यों में विभाजित था। काबुर ने, देखिए काबुर ने 1859 में ऑस्ट्रेलिया, जो काबुल था वो 1859 में ऑस्ट्रेलिया को, अरे ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूं भाई, ऑस्ट्रिया यार, ऑस्ट्रिया को, और ऑस्ट्रिया को और 1860 में स्पेन, किसको? स्पेन को हराकर, जो काबुल था वो 1859 में ऑस्ट्रेलिया और 1860 में स्पेन को हराकर इटली के क्षेत्रों में, जो काबुल था वो 1859, अंडरलाइन कर लीजिए, 1859 में, और ऑस्ट्रेलिया को, मतलब ऑस्ट्रिया को 1859 में, और 1860 में स्पेन को हराकर इटली के क्षेत्रों में क्या किया, बताते हैं ना। इटली के क्षेत्रों के जो इटली के जो क्षेत्र थे ना, एक आसान भाषा में, हाँ समझिए, आसान भाषा में, इटली के जो क्षेत्रों को ना, इटली के क्षेत्रों को जो थे, इटली के क्षेत्रों को इनके शासन से जो था, इनके शासन से मुक्त कर दिया था, मतलब स्वतंत्र कर दिया था, मुक्त कर दिया था। सॉरी यार, बहुत महंगा बढ़िया लगते हैं। मुक्त कर दिया था। देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है। इससे, इस छोटी सी डिफिनेशन से आप बहुत बड़ी डिफिनेशन बना सकते हैं अगर ध्यान दे तो। मुक्त कर दिया था। 1870 में रोम पर आक्रमण के साथ, आक्रमण के साथ ही इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के साथ ही इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया थी, यहां लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, जो इटली की एकीकरण की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई, जो उसकी प्रक्रिया थी वो पूरी हुई। क्या हुई? वो पूरी हुई। बॉक्स में अंडरलाइन कर दिए हैं जिससे अलग ना हो, दिख तो रहा था ना, हाँ यार जगह तो है। जो इटली की एकीकरण की प्रक्रिया थी, यहीं पे लिख देते हैं, वो पूरी हुई। देखिए
बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हमने लिख तो डाला इतनी बड़ी डिफिनेशन, लेकिन अभी शायद समझे नहीं है, तो समझ भी लेते हैं। देखिए फ्लो चार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि 1789 से 1914 तक चला। इसमें देखिए इटली का एकीकरण जो था वो 1859 से 1870 के बीच पूरा हुआ। सॉरी यार, 1859 से 1817 के बीच, मतलब 1870 सात जीरो यार के बीच पूरा हुआ। इटली के पहले, मतलब एकीकरण से पहले जो था वो इटली 7 राज्यों में विभाजित था। काबुल ने, मतलब जो काबुल था वो 1859 में ऑस्ट्रेलिया को, मतलब ऑस्ट्रिया को हराकर, और 1860 में स्पेन को हराकर इटली के क्षेत्रों को, मतलब इटली के क्षेत्रों को स्पेन और ऑस्ट्रिया से मुक्त कर दिया। और 1817 में, सॉरी 1870 में रोम पर आक्रमण के साथ ही इटली का जो एकीकरण था वो संपन्न हुआ है। तो ये है इटली का एकीकरण। तो आप एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम हटते हैं। हो गया, इसे करते हम क्लीन। बाकी जो सन ईयर दिए हुए हैं इनको आप कर लीजिए सफा, मतलब लिख लीजिए यार, सफा मत कीजिए, सफा तो हम कर रहे हैं। इटली का एकीकरण जो था, आप शॉर्ट फॉर्म में इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देख, ओके, ये हो चुका है क्लीन। क्या हो चुका है? क्लीन। अब हम ऐसे इसे क्लीन करेंगे। वो जो विंडो के बाहर वो वाईफाई टाइप में लगे नहीं रहते शीशे पे, उस आकार का ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। यूरोप भी उड़ा दिया यार, देख रहे हो? बताओ, काबुल ने जो था वो ऑस्ट्रिया और स्पेन को इतनी मेहनत से लड़ा, और हम देखो कितने आराम से मिटा रहे हैं उसे। ये देखिए, हम इतने आराम से उसे मिटा रहे हैं। ये ऑस्ट्रिया और स्पेन का कहीं पता है? कितने भी बड़े देश। देखिए हम कैसे मिटा दिए, दिखा 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 दिखा। काबुल ने इतनी मेहनत की और हमने 2 मिनट में उसे मिटा डाला है। पढ़ लो, नहीं बोर्ड एग्जाम ऐसे तुम्हें मिटाएगा। दूसरा हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उठाएं इसे, उठाएं। तैयार हैं आप लोग? उठाएं। एक है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। क्या? ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कौन सा है? ब्रिटेन में, लिखने का एक तो अजूबा है। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये बेचारा पूछा गया नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं, या फिर ऐसा स्कूल में कोई टेस्ट नहीं जहां पर ब्रिटेन का राष्ट्रवाद पूछा ना गया हो। तो इसीलिए इसे ध्यान से, सावधान, गब्बर आ रहा है। देखिए कब से कब हुआ? 1668 से लेकर 1801 तक, मतलब 1608 से लेकर 1801 तक है। अब आप लोग बताइएगा कितने ईयर्स तक रहा, कमेंट बॉक्स में मैथ लगाकर, मैथ पढ़ते हैं ना। अब यहां पर देखिए, ये जो था 1688, इसकी पूरी डिटेल समझिए, इसकी जो है पूरी डिटेल समझिए। 1688 में, अरे यार हाँ, जो 1688 था, ये यार 1688 हम रट रहे हैं इतनी देर से, कोई गलती पकड़ नहीं पाया ना। बताओ किसने किसने, सच बताना, किसने किसने हमारी गलतियां पकड़ी? गलतियां हमने की लेकिन आप पकड़ी आपने। ये जो है 1688 है। मैंने एक बार यहाँ पे देखिएगा लिखा भी था, लेकिन उसे गड़बड़ कर दिया थोड़ा आपके लिए है, क्या आपको याद रहे, क्योंकि गलती की हुई चीजें हमेशा याद रहती है। 1688 से 1801, 1801 में कोई गलतियां नहीं, कर दें 4 बना दे, नहीं नहीं 1 था, अब तो पकड़ ही लोगे, 1 बनाते हैं। क्या था? 1 था है। तो 1688 की महान क्रांति, 1688 की महान क्रांति,
1688 की महान क्रांति के उपरांत जो था राजा की 1688 की महान क्रांति के बाद जो राजा थे उनकी शक्ति कमजोर हो गई। राजा की जो शक्ति थी वो कमजोर पड़ हो गई। कमजोर हो गई, एक ही मात्रा है भाई, एक ही मात्रा है, सिंगल ही है, डबल मत समझना। हो गई, कमजोर हो गई। ऐसे हाथ है, टूटा हुआ हाथ, कोई हमला हुआ इस पे, जैसे देखिए हाथ है, ये है राजा, हाथ साहेब राजा है, इन पे कोई हमला हुआ, कमजोर पड़ गए, गिर गया, लकवा मार दिया। क्यों? जो उनकी शक्ति थी वो कमजोर हो गई थी क्रांति के बाद। ओ सॉरी 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 सॉरी, कमजोर हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे और लोकतांत्रिक जो थी, और यहाँ पे देखिए और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, लोकतांत्रिक जो उनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से मजबूत हो गई। प्रक्रिया थी वह पूरी तरीके से मजबूत हो गई, वह पूरी तरह से मजबूत हो गई। ब्रिटेन में 1265 ईस्वी में देखिए ब्रिटेन में 1265 ईस्वी में, गलती अगर कहीं होगी तो पकड़िएगा, हम बताएंगे नहीं। ईस्वी में जो ब्रिटेन था मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी, जो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की, साफ साफ ईस्वी में जो ब्रिटेन हटाते हैं यार, अच्छा नहीं लगेगा, डिफिनेशन जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। ब्रिटेन में 1665 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्या अच्छा हिंदी में किसे किसे पार्लियामेंट लिखना आता है? हमें आता है, लिख के देखते हैं। जो पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, उसकी स्थापना हो चुकी थी। या देखो क्या है यार, राइटिंग बड़ी गड़बड़ है। पार्लियामेंट की जो स्थापना थी ना वो हो चुकी थी। प्राचीन काल में यह देश, प्राचीन काल में जो यह देश था ना, प्राचीन काल में यह देश रोमन साम्राज्य के अधीन था। रोमन साम्राज्य के अधीन था, ऐसे मिट जा, अधीन था। देखिए था, इतना बड़ा सा लिखेंगे क्योंकि द इंड, क्या द इंड लिखे तो हम बहुत लंबा चौड़ा, अब इसे समझते हैं। देखिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझते हैं। देखिए जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। देखिए जो 1688 ईस्वी थी, क्या 1688 ईस्वी, हाईलाइट दूसरे मार्कर से करते हैं यार, नहीं तुम लोग बहुत भूलते हो। देखिए जो 1688 ईस्वी की महान क्रांति के उपरांत जो राजा थे उनकी शक्ति जो थी वो कमजोर हो गई थी और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से मजबूत हो गई थी।
वो पूरी तरीके से मजबूत हो चुकी थी। ये लोकतंत्र है, ये राजा है। नहीं, पहले समझिए आसानी से प्रक्रिया जिससे हो जाए हमें याद। ये है राजा साहब। और ये है क्रांति। देखिए, ये है राजा, ये है लोकतंत्र और ये है क्रांति। ये है लोकतंत्र, मतलब ये है राजा साहब। इनके ऊपर जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो मजबूत हो गई है और राजा डाउन हो गए हैं। हुए कैसे? जो ये क्रांति है इनके ऊपर भारी पड़ने लगी। दबजा 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 राजा खत्म, पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं। उसके बाद यही क्रांति वहां के लोकतंत्र को हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह ऊपर उठा ली गई और राजा कमजोर पड़ गए और लोकतंत्र जो था वो मजबूत पड़ गया। तो ध्यान से देखिएगा, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में जो 1225 ईस्वी में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसकी स्थापना जो थी वो हो चुकी थी। देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश में पार्लियामेंट की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1265 ईस्वी में। प्राचीन काल में यह किसके अधीन था? किसके अधीन था? रोमन साम्राज्य के। यह देश रोमन साम्राज्य के अधीन था प्राचीन काल में। 3-4 बहुविकल्पे तैयार हुए आपके, लॉन्ग शॉर्ट सारे खत्म। अब हम अपने पास 3 टॉपिक और बचे हैं जो कि अभी सरप्राइज है। जो टॉपिक अपने पास बचे हैं इसके अलावा वो भी काफी मजेदार होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। 2 पार्ट में कर दिया जाए क्या? नहीं भाई, एक ही पार्ट में करिए। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही चुके होंगे, तो फटाफट इसे हम करते हैं क्लीन। अच्छा, इसमें से बताइए 2 में से, पहले 2 में से किसको कितना आया? अच्छा बताइए, लाइव क्लास चलाई जाए? लाइव क्लास चलाई जाए? अगर रिस्पांस मिले तो लाइव क्लास चलाई जाएगी। अगर रिस्पांस मिले तो लाइव क्लास चलाई जाएगी। मिट जा जालिम, मिट जा। अगर रिस्पांस मिले तो लाइव क्लास चलाई जाएगी। क्यों? अब देखिए, अगला टॉपिक है हमारे पास, इटली का एकीकरण तो हो गया भैया। अब जरा हम जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। क्या? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कब से कब तक? 1866 से 1871 तक। अब बताइए, इसमें कहीं गलत है? नहीं गलत है, सबको पता है यार, इतना याद रहता है। देखिए, जो नेपोलियन थे, नेपोलियन ने, यहां से देखते हैं, नेपोलियन ने, अरे यार, जो नेपोलियन ने जर्मनी को, इसको करते हैं बॉक्स के अंदर, नेपोलियन ने जर्मनी को 39 राज्यों में एकीकृत किया। मतलब इकट्ठा किया। उसके कई वर्षों के उपरांत क्या किया? उसके कई वर्षों के उपरांत, उसके कई वर्षों के उपरांत जो था, बिस्मार्क द्वारा
जो बिस्मार्क द्वारा 1866, क्या 1866 से 1871 में, यार बहुत, 1871 में जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यार पीपीटी आसान रहता है ना पढ़ना, लेकिन पीपीटी बनाया हुआ समझ में आता नहीं है। और जो जर्मनी था एक राष्ट्र के रूप में उभर आया। तो इसे समझने की प्रक्रिया भी हम पूरी करें। इस लिखने की प्रक्रिया तो पूरी हुई, अब जरा समझने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। देखिए जर्मनी का जो एकीकरण था वो 1866 से 1871, 1866 से 1871 के बीच कंप्लीट हुआ। जो नेपोलियन था वो ना जर्मनी को 39 राज्यों में एकीकृत किया है। आवाज जो ना फंस जाती है, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। एकीकृत किया। उसके कई वर्षों बाद बिस्मार्क द्वारा 1866 और 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में जो था, जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। जर्मनी जो था वो एक उभरता राष्ट्र, उगता सूरज के रूप में उभर कर आया। तो फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट, हम हटते हैं। ओके, ले लिया, क्लीन करते हैं। 2 टॉपिक, ओनली 2 टॉपिक और बचे हैं। बने रहिए अंत तक, बने रहिए अंत तक। लाइव चलाया जाए, लाइव देखने में मजा बहुत आता है ना, मजा नहीं सजा आता। ओहो, अच्छा बताइए, आप लोगों को इसकी नोट्स चाहिए क्या? नोट्स चाहिए भाई, नोट्स चाहिए तब पर बताइए, आपको इसकी नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। इस पूरे फ्लो चार्ट की नोट्स, ऑल क्लास की नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला जो टॉपिक है अपने पास वो है फ्रांस में राष्ट्रवाद। कौन सा? फ्रांस में राष्ट्रवाद। इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहीं पर खत्म हो गए, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। फ्रांस में राष्ट्रवाद कब से कब तक? 1789 से 1848 तक, 1789 से 1848 तक। अब इसकी हम प्रक्रिया स्टार्ट करें। देखिए हाथ दर्द करने लगता है यार। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति में लुई 16वां भाई, काउंटिंग में भी नाम होता है। जो लुई 16वें थे, लुई 16वें के शासन में मतलब लुई 16वें का जो शासन था, लुई 16वें का शासन जो था उसका अंत हुआ
का अंत हो गया। और जो 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति ने ने बुर्बो वंश, कौन सा? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश के शासन का अंत और संवैधानिक राजतंत्र कायम किया। जिसका शासक लुई फिलिप था। क्या? जिसका शासक लुई फिलिप का वर्ड आता है ना, फिलिप के इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं। फिलिप था। यार हाथ बहुत दर्द करता है। 1848 की राज्य क्रांति में क्रांति में उसके शासन का अंत हो गया। हो गया। इसके बाद फ्रांस हो गया। इसके बाद आखिरी ध्यान से देखिए। इसके बाद फ्रांस में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं, फिर चलते हैं। काफी लंबी क्लास हो गई। देखिए, जो फ्रांस में राष्ट्रवाद था वो 1789 से लेकर 1848 तक चला। उसके बाद 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति में लुई 16वें का जो शासन था उसका अंत हुआ। कब अंत हुआ उसका? 1789। बहुविकल्पीय प्रश्न। लुई 16 आपसे पूछ सकता है कि जो लुई 16वें था उसका शासन का अंत कब हुआ, तो आप बताइएगा 1789। और यहाँ पर देखिए 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में फ्रांस की राज्य की क्रांति में बुर्बो अंश के शासन का अंत और संवैधानिक राजतंत्र कायम किया। जिसका शासक कौन था? लुई फिलिप था। एक बहुविकल्पीय और तैयार। तीसरा बहुविकल्पीय यहां से और आंसर 1848 मतलब 1848 की राज्य क्रांति में उसके शासन का अंत हो गया और इसके बाद फ्रांस में राष्ट्रवाद राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अब छोटा सा अगर कहें तो समझा दें। एक है अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद, जैसे रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, बेल्जियम। मुश्किल से 2 मिनट का टॉपिक है, इतना बड़ा लिखना नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है, समझ लीजिए। बराबर बने रहिए भाई।
क्लास मजेदार रही कि नहीं? देखिए 2 से 3 महीने है पूरा बोर्ड और वीडियो है केवल मुश्किल से 30-40 मिनट की। 30-40 मिनट में इतना बड़ा टॉपिक समाप्त हो गया। 20 बहुविकल्पीय कितने लॉन्ग प्रश्न खत्म हो गए। अब देखिए छोटा से छोटा समझेंगे। जो अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद जैसे रूस में था, जैसे जार के द्वारा 14 जार के द्वारा खुल जा यार, फिर भी क्विक से चिपका है ना। जो रूस में था वो जार के द्वारा 14 गणराज्यों रूस का समझा रहे हैं। रूस में जो राष्ट्रवाद था जार के द्वारा 14 जो गणराज्यों और रूस को मिलाकर सोवियत संघ गठन किया गया। 14 गणराज्य और रूस को मिलाकर जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ, उसका गठन किया गया। क्या? उसका गठन किया गया। इसी तरह ऑस्ट्रिया का समझते हैं। और देखिए जो सोवियत संघ था उसमें 1917 की क्रांति के बाद समाजवादी सरकार का गठन हुआ था। देखिए सोवियत संघ का गठन कैसे हुआ? 14 गणराज्य और रूस को मिलाकर, फेविक्विक से चिपक जा। और जो समाजवादी सरकार का गठन हुआ वो कौन सी क्रांति, किस ईस्वी की क्रांति के बाद हुई? तो वो हुई थी 1917। ऑस्ट्रिया में 1848 ईस्वी, 1848 ईस्वी, साफ लिख देते हैं। 1848 ईस्वी में मैटरनिख, कौन? मैटरनिख, पता नहीं कौन सा मैटर आ गया था यार उस समय। मैटरनिख के निरंकुश शासन का अंत हो गया और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1848 ईस्वी में जो मैटरनिख था उसके निरंकुश शासन का अंत हो गया और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। एक और समझते हैं, ये रूस हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गई, और एक यूनान का समझते हैं। यूनान बहुत कम ये नाम सुनाई देता है, यूनान। टर्की के अधीन यह देश 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था। जो यूनान है वो इस समय टर्की के अंतर्गत आता है, जो कि 1832 ईस्वी में, इसमें 1832 ईस्वी में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था। जी ले अपनी जिंदगी। और बेल्जियम तो बहुत सुनने में आता है, क्यों? बेल्जियम, यम है हम। बेल्जियम का देखेंगे तो 1815 ईस्वी में जो था, 1815 ईस्वी में बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया था। 1815 ईस्वी में बेल्जियम को किसके साथ? हॉलैंड के साथ मिला दिया गया था। और 1932 में, किसमें? 1932 में बेल्जियम को स्वतंत्रता मिली थी। 1815 ईस्वी में बेल्जियम को, मतलब जो 1815 ईस्वी में जो बेल्जियम था वो हॉलैंड के साथ मिला नहीं था, मिला लिया गया था। एक प्रकार से समझ सकते हैं, गुलामी या फिर बंधक बना लिया गया था पूरे बेल्जियम को। और 1932 ईस्वी में इसे स्वतंत्रता मिल गई थी। बोला तू भी इस बंधक से छूट और निकल पतली गली से, जी ले अपनी जिंदगी। तो इतना छोटा सा टॉपिक छोटे से इस क्लास में समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।